वीडियो थोड़ा ख़त्म हो गई थी, ठीक है, इसलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं। फोर्थ वन जो हम उसकी ट्रेंड की बात कर रहे थे, जो मेरे पास मेरे कंपोनेंट्स हैं उसकी बात कर रहे थे, उसमें मेरा फोर्थ पॉइंट है इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर वेरिएशन का मतलब इसके नाम से पता लग रहा है, जो प्रकृति में अचानक से कोई चेंज आता था उसके चेंज पर जो मेरा चेंज मैं अपना मेज़रमेंट करती हूँ, इरेगुलर, वो लगातार नहीं है। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, कोरोना आना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आ गया तो लंबे टाइम तक ये मतलब कई इसके बाद जाएगा ही नहीं, एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड के बाद चला जाएगा। तो टाइम सीरीज़ में ऐसे अल्पकालिक परिवर्तन जो आकस्मिक कारणों से अनियमित रूप से कभी कभार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें इरेगुलर वेरिएशन कहा जाता है। इन्हें देव उच्चायन भी कहते हैं। इरेगुलर वेरिएशन आकस्मिक कारणों जैसे युद्ध, भूकंप, बाढ़, औद्योगिक हड़ताल इत्यादि के कारण कभी कभी उत्पन्न होते हैं। ये किसी निश्चित रूप से या निश्चित क्रम के नहीं होते बल्कि अकस्मात होते हैं। इनका मापन और पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, जैसे किसी फैक्ट्री में हड़ताल के कारण, ठीक है, ये है आपके पास। उसके बाद है, जब मैं मॉडल की बात करती हूँ तो मॉडल्स में बेसिकली मेरे पास मेरे दो मॉडल हैं। एक मेरे पास मेरा एडिटिव मॉडल, एक मेरे पास मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडल। जो हमने अभी पढ़ा था, जो मेरे पास मेरा क्या था, जो मेरे पास मेरा जो चार हमारे पास ये थे, सेकुलर था, सेकुलर ट्रेंड था, सीजनल ट्रेंड था, साइक्लिक ट्रेंड था और इरेगुलर ट्रेंड था। उन चारों को जब मैं ऐड कर देती हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास मेरा एडिटिव मॉडल हो जाता है। जब इन चारों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मॉडल आता है वो मेरे पास मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडल कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी टाइम सीरीज़ में इन चारों घटक, चारों संगठन अंगों को अलग अलग करके उनका अध्ययन व मापन करना ही टाइम सीरीज़ का विश्लेषण कहलाता है। तो ये बेसिकली आपके पास है मॉडल आपका टाइम सीरीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ये मेरे पास मेरा मल्टीप्लिकेशन हमने अभी पढ़ा था। अगर इसमें से मुझे कोई भी चीज़ निकालनी है, तो अगर मुझे सपोज यहाँ से टी निकालना है तो अगर मैं टी निकालती हूँ तो ओ के डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, एस सी आई, इस तरीके से क्वेश्चंस बनती चली जाएगी। तो हमें जो भी चीज़ें निकालनी हैं तो वहाँ पर मैं यह चीज़ें अपना निकाल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा शुरू हो जाता है। हम शुरुआत करते हैं आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। सबसे पहले मेथड्स की बात करते हैं। पहला मेथड्स में हमारे पास इसमें 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड मेरे पास फ्री हैंड और कर्व मेथड, दूसरा मेरे पास मेरा सेमी एवरेज मेथड, तीसरा मेरे पास मेरा मूविंग मेथड और चौथा मेरे पास मेरा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड की, और या इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल फ्री हैंड है, बताया है आपको, डाटास गिवन होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप करोगे, फिट ए ट्रेंड लाइन, क्या करना है, आपने ट्रेंड लाइन को फिट करना है। ईयर्स आपको गिवन है 1 2 3 4 जितने भी आपको गिवन है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन गिवन है, आपने क्या करना है, इन सबको कर्व में लेके आना है। आपने अपनी लाइंस का ट्रेंड बताना है कि बेसिकली मेरे पास मेरी लाइन की ट्रेंड्स क्या है। तो इसके लिए बेसिकली मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास ईयर्स हैं, ईयर बेसिकली मेरे पास मेरे अपना एक्स एक्सिस पर रखूँगी, ये मेरे पास मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। 2001 में जो मेरा प्रोडक्शन था वो 150 था। ये ड्रॉ करना आपको आता है, अपना ग्राफ लेंगे या फिर अपना कॉपी पेन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। ये हम जब डॉट लगाएंगे तो डॉट लगाने पर 150, 155, 165, 152, 174, 150 जब मैं अपनी एंट्रीज करूँगी तो ये जो मेरा अप डाउन आता है ये एक फ्री हैंड, मतलब मैंने फ्री हैंड कर्व जो बनाया है वो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना मेंशन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इस लाइन को बोलती हूँ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जितने भी मेरे पास ये पॉइंट्स जितने भी हैं, इसके मिड पॉइंट से लेकर आपने एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका कर्व बन जाएगा। ये जो 2 कट गिवन है इसके बारे में आपको शायद पता होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इसका मतलब होता है क्योंकि मुझे 150, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं इन 2 लाइनों को लगा देती हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने जो 50 जितना भी 5 का डिफरेंस है इस वाई एक्सिस पर जो 5 का डिफरेंस लिया है वो मैंने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 से लेकर इस तरीके से मैं 180 तक बढ़ती चली जा रही हूँ, क्योंकि 5 के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर 180 तक लिखना बहुत लंबा पड़ जाएगा। इतना मेरे पास ग्राफ में सफिशिएंट स्पेस नहीं
होता तो इस लाइन का मतलब होता है कि मुझे जहाँ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ से मैं चाहती हूँ वहाँ से मैं अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स गिवन है। सबसे इजी है, लॉजिकल है, जैसे भी चाहूँ अपना फ्लेक्सिबल कर सकती हूँ। मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ किया जाता है, भविष्य में आसानी से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान जैसे कैसे लगाएंगे, ये मेरे पास मेरी ट्रेंड लाइन है 2010 तक है, ये लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है। सपोज़ मुझे 2012 में जानना है तो 2012 को मैं जैसे जैसे अपना ऐड 2012 यहाँ लिखूँगी, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जब मैं डॉट लगाऊंगी तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि मेरा प्रोडक्शन 2012 में 200 जो है 1000 हो जाएगा, जो भी आपकी क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेजर्स है, तो मेरे लिए इजी होता है। डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स में आपको बताया गया है कि शुद्धता की कमी पाई जाती है। ठीक है, इस विधि में प्रवृत्ति निश्चित नहीं होती क्योंकि फ्री हैंड है, और फ्री हैंड में इतना जो मेरा रिजल्ट है वो प्योर नहीं होता, उतना मेजरमेंट में अपना नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैं सेमी एवरेज मेथड की। ठीक है, सेमी एवरेज का मतलब मैंने एवरेज निकालना है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम टाइम सीरीज़ को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। जितने भी मेरे पास डाटा हैं उनको 2 इक्वल भागों में बांटा जाएगा। उसके बाद प्रत्येक आधे भाग का पृथक पृथक समानांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। दोनों अवधियों के माध्यों को उस समावधि के मध्य के सामने ग्राफ पर अंकित किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। 2 मेथड हैं। जब श्रेणी में दिए गए वर्षों की संख्या सम हो, जब मेरे पास मेरा इवन नंबर होता है तो इवन नंबर में मैं किस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ये मेरे पास मेरे ईयर्स गिवन है, ये मेरे पास मेरा स्केल गिवन है, सेल्स गिवन है, जो भी मेरा ठीक है सेल्स गिवन है। कैसे करना है आप देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या है आपके इस मेथड का नाम है आपका सेमी एवरेज। ठीक है, आपके इस मेथड का नाम है सेमी एवरेज मेथड। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ईयर लिखना है। सबसे पहले आपने अपना ईयर लिखना है। ईयर लिखा आपने, ठीक है, ईयर लिखा, ये बेसिकली आपके पास आपका ईयर आया। ये आपको सेल गिवन थी। जितने भी ईयर हैं उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल ईयर में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मैंने इसको इक्वल बांट दिया। ठीक है, इन सब को ऐड करो। ठीक है, इन सब को ऐड किया। सेमी एवरेज का मतलब मैंने दोनों का एवरेज निकालना है। इसको ऐड किया 1748, इसको ऐड किया 1942। ठीक है, सेमी एवरेज निकालने के लिए क्योंकि 4 आए हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया तो 437 और 485.5 आया। मिडल ईयर्स लिखो क्योंकि ये जो 430 ये आया है मेरे पास, 430 ये आया है, ये कौन से ईयर में आया है, ये बेसिकली मेरे पास इसका जो बीच है 2001.5। ठीक है, और यहाँ पर 2000.5 ये मेरे पास मेरे ईयर्स आए हैं। अब इसको अपना ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कैसे करेंगे, ये मेरे पास मेरा दिस वन, ये मेरे पास मेरा सेल्स वाई एक्सिस, ये मेरे पास मेरा डाटास गिवन है, इसको मुझे अपना ड्रॉ करना है। 2000 में मेरे पास क्या था, 2000 में 412 था, मैंने यहाँ किया। 2001 में मेरे पास क्या है 438 है, मैंने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन खींचने के लिए ये मेरे पास मेरी ट्रेंड लाइन में क्या 2000 जो मैंने अभी निकाला था 2 पॉइंट ये था, ये ईयर जो आए थे इस ईयर के बेस पर 2.1.5 में ये मेरे पास मेरी ये पॉइंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट था 2.5 में ये है, इसको मैच करके मेरे पास मेरी ट्रेंड लाइन अब निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद आपका दूसरा मेथड है जब श्रेणी में दी गई संख्या विषम हो, जब मेरे पास मेरा ओड हो। ठीक है, ओड का मतलब जब 9 7 8 9 7 5 की बात है, जब मेरे पास ईयर्स की जगह कैलकुलेशन इतनी है। क्वेश्चन गिवन है फिट अ ट्रेंड लाइन बाय मेथड सेमिंग एवरेज गिवन डाटा 1 2 3 4 5 6 7 ईयर गिवन है। तो देखते हैं इसमें हम क्या करना है। ऑल्सो एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ 2015, हमने क्या करना है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मैं इस ट्रेंड लाइन के बेस पर अपना फ्यूचर में मेजरमेंट कर सकती हूँ। तो 2015 फ्यूचर ही है, 2014 तक की बात है। 2015 में भी वो मेरे प्रॉफिट जानना चाह रहा है, तो उसमें मेरे पास मेरा क्या तरीका होगा करने का, हम देखते हैं। ये बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 सेम करना है आपने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 3 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, एक बीच का है उसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना आपने, उसको बेसिकली क्या करना है, उसको आपने अपना छोड़ देना है। तो उसमें आपके पास आपका क्या आएगा,
छोड़ने पर आपके पास ये आपका, इनको ऐड करो, सेम प्रोसेस, इनको ऐड करो, ऐड करने पर 3 से डिवाइड करो, ईयर निकालो, इसको ऐड करो, 3 निकालो और ये अपना ऐड करो और ट्रेंड लाइन अपने अपनी ड्रॉ करनी है। ये आपके पास आपके ईयर्स है, ये आपके पास आपका जो एक्चुअल डाटा है उससे, और जो ट्रेंड लाइन आपके पास आपकी ईयर की निकली है उसकी ट्रेंडिंग लाइन निकालो। 2015 का आपको डाटा गिवन था तो 2015 है, 2015 में जो ट्रेंड लाइन आई है उस ट्रेंड लाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस अपना खींचते चले जाओ, जहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन को टच कर गया उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एक लाइन निकालो और जो ये अमाउंट आएगा इसका मतलब 2015 में मेरी जो सेल है वो 37,000 नियर अबाउट होने वाली है। ठीक है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट गिवन है, इजी है, पक्षपात रहित है, इस विधि में प्राप्त ट्रेंड मूल्य निश्चित नहीं होते, स्ट्रेट लाइन मेथड की मानने पर मतलब सही नहीं होते, डीमेरिट्स भी गिवन है। ये चीज़ें मतलब इस वाले 2011 को तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ सही नहीं है मेरे लिए, इसके डीमेरिट्स आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपका तीसरा मेथड है आपका मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड ध्यान से देखना। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? ट्रेंड को ज्ञात करने के लिए विधि व्यवहार में बहुत प्रचलित है, क्योंकि हर चीज़ें मूव करती जाती हैं, हर ईयर मूव कर रहा है, तो इस विधि में जो मेरा मूविंग एवरेज है उसको ही निकाला जाता है। चल माध्य की गणना करते समय सबसे पहले यह निश्चित करना पड़ता है कि कितने वर्षों का चल मूविंग निकालना है। ठीक है, आपने 3 साल के लिए निकालना है, 4 साल के लिए निकालना है, 5 साल के लिए निकालना है, वो आपको पहले से ही गिवन होगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो तरीका देखते हैं किस किस तरीके से होगा। इसमें भी 2 तरीके के हैं, जब मेरे पास मेरा मूविंग ओड है, जब मेरे पास मेरा मूविंग इवन है, तो दोनों ही केस में मैं कैसे करूँगी। ओड पीरियड मूविंग, ओड का मतलब 3 ईयर, 5 ईयर, ठीक है, 7 ईयर, इस तरीके से वो आपका मूविंग कर रहा है। स्टेप देख लेते हैं, स्टेप क्या है। सर्वप्रथम दी गई टाइम सीरीज़ के पहले 3 वर्षों के मूल्य को जोड़िए और इस जोड़ को दूसरे वर्ष, मतलब उनका जो बीच है उस बीच में अपना डालो, मध्यक वर्ष बीच में डालो। इसके बाद प्रथम वर्ष के मूल्य को छोड़कर जो नेक्स्ट है दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद फिर थर्ड में तीसरा, चौथा, पांचवा और बीच वाले ईयर में इन्फॉर्मेशन को डालते चले जाओ। क्वेश्चन कराती हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये आपके पास आपका क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज। ये आपके पास आपका ईयर गिवन है, ये आपके पास आपका प्रोडक्शन गिवन है। क्वेश्चन में मैंने बताया था आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा मूविंग लेना है, तो इसमें बताया हुआ है 3 ईयर मूविंग एवरेज आपने अपना यूज़ करना है। ठीक है, जब आप अपना 3 ईयर मूविंग एवरेज यूज़ करोगे तो तरीका क्या होगा, जैसे अभी बताया था, पहले 3 साल के डाटा को ऐड करो और बीच वाले ईयर में लिखो। पहला छोड़ दो, अगले से उठाओ, 3 साल के डाटा को ऐड करो और बीच में लिखो। फिर नेक्स्ट के लिए उनको ऐड करो, बीच में लिखो, उनको ऐड करो, बीच में लिखो। इस तरीके से पहला और लास्ट वाला डाटा मेरा छूट जाएगा। इनका मैंने टोटल किया, टोटल करने पर क्योंकि ये 3 ईयर मूविंग है तो इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने पर जो मूविंग एवरेज आया है कि 3 साल के बाद जो मेरा चेंज होता है वो क्या है, वो 432 है। ठीक है, 432 जितना भी आपके पास आपका प्रोडक्शन की जो भी क्वांटिटीज़ गिवन है, आपके 3 ईयर मूविंग एवरेज में आपके 3 साल बाद आपको 432 होगा, अगले 3 साल बाद आपका 440 होगा, अगले 3 साल बाद आपके पास आपका 457, और इस तरीके से आप अपने इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। उसके बाद है आपका दूसरा ऑप्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर मूविंग एवरेज एंड प्लॉट द डाटा ऑन ग्राफ। ठीक है, आपने ये सारे डाटाज निकालने हैं और क्या करना है, ग्राफ पर डालना है। ठीक है, ग्राफ पर डालोगे, ये आपके पास आपका इन्फ्लेशन गिवन है। ठीक है, सेम तरीका जो मैंने अभी बताया, 3 ईयर है तो पहले 3 साल को ऐड करोगे और उसमें लिखोगे। ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दोगे, 1 आ गया। नेक्स्ट में उन सबको ऐड करोगे, 1 और -2 -1 है, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। 3 ईयरली का हो गया। 5 ईयरली में क्या होगा, पहले 5 साल के डाटा लोगे और जो बीच आएगा उसमें लिखोगे, उसको 5 से डिवाइड करके। इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, इन 5 को ऐड किया, 5 से डिवाइड किया और जो बीच वाला ईयर है उसमें लिख दिया। उसके बाद 7 ईयरली मूविंग में 1 2 3 4 5 6 7 ईयर को लिया और जो बेसिकली मेरे पास मेरा बीच वाला ईयर था उसके आगे लिख दिया, जो भी प्लस माइनस है। इस तरीके से मैंने अपनी टेबल बना दी। ये 3 ईयर की टेबल है, ये 5 ईयर की टेबल है, ये 7 ईयर की टेबल आ गई। मूविंग एवरेज आ गया मेरे पास डायरेक्टली। क्या करना है, ये आपके पास आपका ईयर है, डायग्राम बनाओ। आपका एक्स एक्सिस पर दिखाती हूँ आगे। एक्स एक्सिस पर आपके पास आपका ईयर,
यहाँ पर आपके पास मूविंग एवरेज, जिसमें आपका एक्चुअल डाटा जो मुझे गिवन था क्वेश्चन में 3 ईयरली मूविंग जो मैंने निकाला, 5 ईयरली मूविंग जो मैंने निकाला और 7 ईयरली मूविंग जो मैंने निकाला, उसको बेसिकली अपना लिखो और यहाँ पर अपना फिट कर दो। ठीक है, पॉइंट क्लियर, ये ड्रॉ कर देना। ये सिंबल दिए हुए हैं कि मेरे पास डॉट डॉट क्या है, पॉइंट्स क्या है और वो नेक्स्ट क्या है। उसके बाद है आपका इवन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। जब आपके पास आपका इवन पीरियड आ जाए, 2 साल 4 साल इस तरीके का आ जाए, तब आपने क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 4 ईयरली मूविंग एवरेज। जब मेरे पास मेरा इवन मूविंग एवरेज आता है तो उसमें मेरा एक स्टेप बढ़ जाता है। बस क्या, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मेरे पास मेरा ईयर्स गिवन है, ये मेरे पास मेरा डाटा सेम वैसे ही ये आपका क्या है 4 ईयरली मूविंग आपसे पूछा गया है। तो इस 4 ईयरली मूविंग में पहले 4 डाटा को ऐड करो और यहाँ पर लिखो, अगले 4 डाटा को लिखो, बीच में लिखो, अगले 4 डाटा को लो, बीच में लिखो, अगले 4 डाटा को लो, बीच में लिखो। इस तरीके से आपने लिखते चले गए। उसके बाद इन दोनों, क्योंकि ये है जो हमने अभी निकाला, इन दोनों को ऐड करो और बीच में लिखो, ये आपके पास आएगा। इन दोनों को ऐड करो और बीच में लिखो तो ये आपके पास आएगा। इन दोनों को ऐड करो और बीच में लिखो, ये आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 73 को 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू मेरे पास मेरी ट्रेंड वैल्यू है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कर सकती हूँ। दूसरा तरीका क्या, मैंने यहाँ पर ऐड किया, आप क्या करो, पहले यहाँ इसको डिवाइड कर लो और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अगले क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में आपको क्या बताया गया है, सेकंड मेथड किस तरीके से किया गया है, क्वेश्चन ही देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या किया गया है, ये मेरे पास मेरे डाटाज हैं, ये मेरा ईयर है, इन सबको ऐड किया, लिखा। अब इसको डायरेक्ट ही 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद फिर क्या है 2 ईयरली मूविंग हमने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे। मतलब यहाँ स्टेप पहले मैंने उनको 8 से ही किया था डिवाइड, यहाँ पर क्या किया, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से डिवाइड किया है और उसके बाद उन दोनों कॉलम को ऐड करके अपना सॉल्यूशन हमने निकाला है। ठीक है, ये इतना ही आपके लिए। या एक और कर लेते हैं, व्हेन क्वार्टरली डाटा इज़ गिवन। जब क्वार्टरली डाटा इज़ गिवन होता है तो क्वार्टर में आपने क्या करना है, क्वार्टरली डाटा का मतलब क्या है, 70, ये टेबल के थ्रू बताती हूँ। 2005 और 6 का डाटा गिवन है, ये मेरे पास 2005 और 6 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डाटा गिवन है। 4 ईयरली में सिंपल ये डाटा आ गया, 4 को ऐड करो, बीच में लिखो, नेक्स्ट 4 को ऐड करो, बीच में लिखो, नेक्स्ट 4 को ऐड करो, बीच में लिखो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो और 8 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड करो और 8 से डिवाइड कर दो, आपके पास आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है।